जैसे लास्ट टाइम जैसे जो जाता है तो वही मतलब 2 बार 3 बार वो रिपीट हुआ है मैसेज, वही सिलेबस है जिसमें ये कार्निवोरस प्लांट्स हैं, वाटर एंड मिनरल अपटेक बाय रूट, ऑस्मोटिक प्रेशर, पोटेंशियल कार्डियोवेस्कुलर सिस्टम नहीं है, रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है, इम्यून सिस्टम नहीं है, लिम्फेटिक सिस्टम है। जो पहले दिन यहाँ पे हमने लिखा था 1 2 3 एंड 8, तो उसको ये चैप्टर समझ बैठे थे 1 2 3 एंड 8 को। तो यही सिलेबस है, हमारी टेस्ट का सिलेबस है। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं हमारे जीआईटी के सेक्शन की तरफ, जो हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, जिसमें कल जैसे हमने नोट किया था कि फाइनली जैसे फूड डाइजेस्ट होता है, फाइनली फूड डाइजेस्ट होता है, किस जगह पे डाइजेशन का अमल हुआ है, ये चीजें याद करना बहुत जरूरी है। जैसे कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फैट जो है ड्यूडिनम में है, कंप्लीट डाइजेशन ऑफ फूड जो है जेजुनम पार्ट में होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड जो है जेजुनम पार्ट के हवाले से जो एंजाइम्स पढ़े थे उसमें लैक्टेज के हवाले से यहाँ पे थोड़ा सा टाइपिस्ट की एरर की वजह से ये एरर हो गई। लैक्टेज वर्ड से जाहिर हमने डिस्कस भी किया था, लैक्टोज जाहिर इसकी सबस्ट्रेट है, उस पे लैक्टेज एंजाइम एक्ट करता है, तो लैक्टेज कन्वर्ट्स लैक्टोज इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज। एरप्शन है अमाइनो एसिड पेप्टाइड्स इनटू अमाइनो एसिड, अमाइनो पेप्टाइडेज यानी ये पॉलीपेप्टाइड इनटू डाइपेप्टाइड में कन्वर्ट करते हैं, माल्टेज यकीनन जैसे इस तरह से जो फाइनली फूड जो एक लिक्विड सॉल्युबल जो एब्जॉर्बेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो गया। अब ऐसे फूड को हम कहते हैं काइल कहते हैं। नाउ काइल इज एब्सॉर्ब स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर जो पार्ट है दैट इज कॉल्ड इलियम पार्ट, जो है इलियम जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं, जैसे हमने पढ़ा है मेनी टाइम की डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम या जीआईटी जो होता है, सारी उनकी ऑर्गेनाइजेशन एक जैसी नहीं है। जैसे आपने देखा इसोफेगस जस्ट स्ट्रिप ट्यूब था, उसके बाद स्टमक में देखा तो उसमें मोर मस्कुलर बैग सैक लाइक स्ट्रक्चर है, स्फिंक्टर्स मौजूद है। उसके बाद आपने जैसे देखा ड्यूडिनम, तो उसकी जो है स्टमक से लिंक भी है, और आपको पता है कि डक्ट्स भी आके पेंक्रियाज एंड जो लिवर से भी डक्ट आके इंटर होते हैं। उसके बाद नेक्स्ट जो जेजुनम पार्ट है उसमें वैरायटी ऑफ एंजाइम्स मौजूद हैं जो फूड को डाइजेस्ट करें। आखिरी पार्ट जो है दैट इज कॉल्ड इलियम, स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी हिस्सा जो इलियम होता है। इलियम को अगर हम इसका सेक्शन करेंगे तो उसके अंदर जैसे ल्यूमन के साथ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आएंगे। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम विलाय कहते हैं, और यही विलाय होते हैं जहां पे जो एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। जैसे ये इलस्ट्रेशन है, यकीनन आपके पास भी ऐसी इलस्ट्रेशन होगी, तो ये देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन ही है, बट इसको जैसे कट ओपन किया गया है तो उसके अंदर जो ल्यूमन के साथ साथ ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस, मेनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस नजर आती हैं। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस को हम कहते हैं विलाय। दीज फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस आर कॉल्ड विलाय। ये एक सिंगल विलस है, जैसे ये एक सिंगल विलस है, इसको इनलार्ज किया गया, यहाँ पे एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड का प्रोसेस होता है। और विलस के हवाले से जैसे स्ट्रक्चर में जैसे मजीद भी है कि इसमें जो लाइनिंग वाले सेल्स हैं जिन्हें हम कहते हैं एपिथेलियल सेल्स कहते हैं या एपिथेलियम कहते हैं, और एपिथेलियल की जो सेल मेम्ब्रेन होती है उस सेल मेम्ब्रेन को एक स्ट्रेट सेल मेम्ब्रेन नहीं है जैसे ये सेल और स्ट्रेट सेल मेम्ब्रेन, बट उसके अंदर मैनी जैसे ऐसे फोल्डिंग्स की तरह जो है इसमें सरफेस एरिया ज्यादा है, तो इन स्ट्रक्चर्स को हम कहते हैं माइक्रोविलाय कहते हैं, माइक्रोविलाय कहते हैं। दिस सेल मेम्ब्रेन की जो ये स्ट्रक्चर है इसे हम कहेंगे माइक्रोविलाय कहेंगे। ओनली दिस पार्ट इज कॉल्ड द माइक्रोविलाय, इसे हम माइक्रोविलाय कहते हैं। और ये इसका रोल या फंक्शन ये होता है कि मोर एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी। अगर जैसे कंपेयर करें एसी के स्ट्रेट सेल मेम्ब्रेन है और इसमें जैसे माइक्रोविलाय है तो सरफेस एरिया ज्यादा हुई कि जितना भी फूड जैसे ज्यादा जैसे हमने जैसे डाइजेस्ट कर लिया है तो उसकी मैक्सिमम एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड इस माइक्रोविलाय के जरिए होगी। और ये माइक्रोविलाय कहाँ पे मौजूद है, आपके पास इलस्ट्रेशन मौजूद है कि एपिथेलियल सेल्स हैं, विलाय के अंदर जो एपिथेलियल सेल्स हैं इनके अंदर जो है विलाय के अंदर एपिथेलियल सेल्स हैं, इनके अंदर ये जो माइक्रोविलाय मौजूद है, सेल मेम्ब्रेन का ही पार्ट है। यहीं से मींस एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होगी। देन एब्जॉर्ब होने के बाद ये फूड कहाँ जाएगा, एब्जॉर्ब होने के बाद अंदर आप जैसे देखें एक तरफ से यानी ब्लड कैपिलरीज है, विलाय के अंदर ब्लड कैपिलरीज है, तो ब्लड कैपिलरीज जो ये कलेक्ट करेंगे अमाइनो एसिड एंड सिंपल शुगर्स और सैकराइड्स। और बाकी इसके अंदर आपने जैसे लिम्फेटिक सिस्टम में भी पढ़ा है एक और वेसल होती है लिम्फ
वेसल दैट इज कॉल्ड लैक्टियल। लैक्टियल के जरिए जैसे ट्राइग्लाइसराइड की सूरत में फैट जो है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ट्राइग्लाइसराइड की सूरत में जो आगे जो फर्दर इसकी जो ट्रांसपोर्टेशन होगी, बट एब्जॉर्प्शन इस विलाय के अंदर लैक्टियल पार्ट भी मौजूद है। तो ये सारी चीजें आज की हेडिंग में हम डिस्कस करेंगे, अलग अलग भी है। जैसे सबसे पहले जैसे अगर आप देखें कि ये जो इंटेस्टाइन है तो उसकी पोर्शन है दैट इज कॉल्ड इलियम पोर्शन है। तो इसी इलियम के अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, हालांकि 4 पार्ट सारे मौजूद हैं। सबसे बाहर सेरोसा है, मस्क्यूलरिस और मसल का जो लेयर है, उसके बाद सब म्यूकोजा है, म्यूकोजा भी होगी, और जो इनर मोस्ट जो लाइनिंग है वो उसमें जो फिंगर लाइक ऐसी प्रोजेक्शंस मौजूद हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाय कहते हैं। बाकी ये जो ल्यूमन है, ल्यूमन और स्पेस और जो भी कैविटी जिसे हम कहते हैं जीआईटी की अंदर जैसे ल्यूमन है, गैप है, ठीक है। तो इस तरह से जो ये विलाय जो होते हैं फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन, ऐसी स्ट्रक्चर बाकी जीआईटी के पार्ट में नहीं है, किसी पार्ट में नहीं है, ओनली एंड ओनली जो इस इलियम पार्ट के अंदर मौजूद है, फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें हम कहते हैं विलाय कहते हैं। तो इसी तरह से जो हमारे एनटीबी की जो हेडिंग्स हैं उसमें हम देखेंगे कि एब्जॉर्प्शन ऑफ डाइजेस्टेड फूड फ्रॉम द ल्यूमन ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। जाहिर है जो फूड जैसे माउथ में जैसे हमने इंटेक किया, इंजेस्ट किया, उसके बाद इसोफेगस के बाद स्टमक के बाद स्मॉल इंटेस्टाइन के वेरियस सेक्शन, और फूड देन मुकम्मल कंप्लीटली डाइजेस्ट हुआ जिसे हम कहते हैं कायल कहते हैं। कायल ल्यूमन में पड़ा है। अब ये ल्यूमन से कहाँ जाएगा? यकीनन जैसे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी। एब्जॉर्प्शन किस में होगी? जैसे सैकराइड्स, मोनोसैकराइड्स और अमाइनो एसिड्स होंगे। जो प्रोटीन्स एंड कार्बोहाइड्रेट थे फाइनली जो है मोनोसैकराइड्स और जैसे अमाइनो एसिड में ब्रेक हुए, चेंज हुए, हाइड्रोलाइज हुए, क्लीव हुए। अब ये क्लीव होके यानी सिंपल, वेरी सिंपल फॉर्म में अब ये कहाँ जाएंगे? यकीनन जैसे 2 चीजें ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगी। कौन सी? जैसे शुगर्स एंड अमाइनो एसिड, और नंबर 2 जैसे आपको पता है कि फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, ये कहाँ पे जाएंगी? ये जाएंगी लैक्टियल में। और लैक्टियल आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम का पार्ट कंपोनेंट है, और ये लैक्टियल फाइनली जाके कहाँ पे दाखिल होंगी? इंटर होंगी। यू नो वेरी वेल के जाके मींस हार्ट में दाखिल होती है। तो इस तरह से जो ये डाइजेस्टेड फूड जो है जो फैट्स का था वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में दाखिल नहीं हुआ है, बट ये जो है लिम्फेटिक सिस्टम से होता हुआ हार्ट के अंदर आएगा। तो पॉइंट्स हैं, द इलियम इज द मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन। एनटीबी के हवाले से मेजर साइट ऑफ न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, हमने इसको वेरी सिंपल वर्ड्स में पहले से ही डिस्कस किया है कि यानी एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड और डाइजेस्टेड फूड टेक्स प्लेस इन कौन सा सेक्शन होगा? इलियम। जैसे स्पेलिंग जैसे इलियम की आप एक ILIUM जो है बोन का नेम है, और आपको पता है पेल्विक बोन का पार्ट है। ये जो ILEUM है, ILEUM स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, जिसका आपने जैसे MCQs वगैरह देखे होंगे। थोड़ी सी स्पेलिंग की वजह से भी एक सेंस जैसे चेंज हो रहा है, ऑप्शन चेंज हो जाता है, उसका जो है मीनिंग चेंज हो जाती है। अगर हम गलत को सिलेक्ट करेंगे तो यकीनन जो हमारी मार्क्स जो डिडक्ट हो जाती है। इसी तरह से इन चीजों को गौर से देखें, जहां पे ऐसी थोड़ी बहुत लिटिल बिट जैसी चीजें मौजूद हैं उनको नोट करेंगे। फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस ऑफ द म्यूकोजा फॉर्म द न्यूमरस विलाय विच आर 0.5 to 15 mm इन लेंथ। जैसे आपको पता है कि ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट है, और सबसे इनर मोस्ट लेयर आपको पता है कि ये जो म्यूकोजा होता है उसके अंदर ऐसी फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस है। इन फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस की जैसे लेंथ बताई गई 0.5 to 0.15 mm। एनटीबी में, एसटीबी में ये पॉइंट नहीं। इस वजह से जैसे आपको पता है कि हम ज्यादा फोकस जैसे एनटीबी में पे दे रहे हैं क्योंकि एनटीबी कवर कर रहा है उसको, एसटीबी को। तो इसी तरह से 0.5 to 15 mm इन लेंथ होती है। तो ये लेंथ जो होगी इसके बारे में डिस्कस। ईच विलस इज कवर्ड बाय सिंपल कॉलमुलर एपिथेलियम या एपिथेलियल सेल। जैसे हम आते हैं कि विलस के बाहर जो कवर होता है आउटर मोस्ट, वो उसे हम कहेंगे एपिथेलियम कहेंगे, एपिथेलियल सेल, एपिथेलियम जिसके अंदर माइक्रोविलाय जैसे अभी हमने डिस्कस किया था। तो इट कंटेन्स ब्लड कैपिलरीज नेटवर्क एंड लिम्फ कैपिलरीज कॉल्ड लैक्टियल। तो वही जो है जैसे विलस के अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज भी मौजूद है एज वेल एज लिम्फ कैपिलरी जिसे लैक्टियल कहते हैं। तो स्ट्रक्चरल फीचर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेक इट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल। जैसे विलाय के बारे में जैसे एक जनरल जैसे हायर क्लासेस में पढ़ाते हैं
कि विलाय के साथ साथ जैसे आप देखें एपिथेलियल सेल है जिन्हें हम कहते हैं माइक्रोविलाय भी कहते हैं। अगर इनकी सरफेस एरिया देखी जाए तो सरफेस एरिया को अगर हम काउंट करें तो ये टेनिस कोर्ट के बराबर होगी। टेनिस कोर्ट के बराबर इतनी बड़ी सरफेस एरिया अवेलेबल है हमारे सिर्फ इस स्मॉल इंटेस्टाइन के इलियम पार्ट के अंदर। वाई बिकॉज ये जैसे आप देखें कि ये जो एपिथेलियल सेल्स हैं ये जो इस तरह से क्वाइलिंग फोल्ड की सूरत में जैसे मौजूद है, फोल्ड की सूरत में मौजूद है, तो ये सरफेस एरिया जो इंक्रीज करते हैं, तो इसी वजह से ये जो यहाँ पे पॉइंट है कि लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल बन जाता है। ये द इंटरनल वॉल्स फोल्डेड टू इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ द एब्जॉर्प्शन। विलाय एंड माइक्रोविलाय फर्दर इंक्रीज द सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। टू रीच द ब्लड और lymph and nutrient molecule must pass through epithelial cells of the intestine lining and through a cell lining the capillaries are जैसे lymph vessel। ठीक है, जो भी डाइजेस्टेड फूड होगा वो विलाय से पास होना जरूरी है। विलाय की कौन से पार्ट? एपिथेलियल सेल से। जब तक कोई चीज यानी डाइजेस्टेड फूड है किसी भी किस्म का, चाहे वो अमाइनो एसिड्स हैं, चाहे सिंपल शुगर्स हैं, चाहे फैटी एसिड यानी ग्लाइसरॉल है, ये सारी चीजें इस विलाय की जो आउटर मोस्ट जो सबसे बाहर का जो सेल लेयर है इसे हम कहते हैं एपिथेलियल सेल का जो लेयर है एपिथेलियम, इससे पास होके ही जाना है। जैसे यहाँ पे जैसे आपको पता है कि ल्यूमन है और ल्यूमन के अंदर सारे डाइजेस्टेड फूड जिससे अब कायल की सूरत में मौजूद है, कायल तो मौजूद है, कायल अब ये शामिल होगा किस में? शामिल होगा ब्लड कैपिलरीज में होगा या लिम्फ कैपिलरी के अंदर होता है, लिम्फ वेसल दैट इज कॉल्ड द लैक्टियल, उसके अंदर दाखिल होगा। तो यानी इसको पास किसके जरिए होना है? इसको पास हर हालत में हर सूरत में इस एपिथेलियल सेल्स के जरिए पास होना है। तो इस एपिथेलियल सेल के अंदर अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे एक सिंगल एपिथेलियल सेल को अलग दिखाया गया है। तो इसमें आप जैसे देखें कि ये जो है इसकी जो मजीद इसके अंदर जो ये फोल्डिंग्स हैं जिसकी वजह से सरफेस एरिया इंक्रीज हो रही है। जैसे अगर यही सेम सेल होता, अगर जस्ट एक ऐसी सीधी स्ट्रेट सेल मेम्ब्रेन होती, स्ट्रेट सेल मेम्ब्रेन होती तो सरफेस एरिया कम होता, बट इसकी जो आप जैसे देखें बहुत ही ज्यादा जिस तरह से फोल्डिंग मौजूद है तो सरफेस एरिया ज्यादा हो गई। सरफेस एरिया ज्यादा हो गई, इस वजह से बहुत ही ज्यादा एब्जॉर्प्शन होगी, मच एब्जॉर्प्शन होगी, उसके लिए ये प्लेस और पॉइंट मौजूद है। तो अगेन जैसे देखें जो अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा है कि जैसे जो भी फूड होगा वो सबसे पहले एपिथेलियल सेल को क्रॉस करके, इस लेयर को क्रॉस करके देन जो है ये इसके अंदर जो है ब्लड कैपिलरीज भी है एज वेल एज लिम्फ कैपिलरीज भी है, तो इसके अंदर जो है अब ये फूड आएगा। तो पॉइंट है एनटीबी की इलियम इज द मेजर साइट ऑफ द न्यूट्रिएंट एब्जॉर्प्शन, वही सेम टाइनी फिंगर लाइक प्रोजेक्शन जिसे म्यूकोजा ऑफ म्यूकोजा इसे हम विलाय कहते हैं। साइज हो गई, विलस इज कवर्ड बाय सिंपल एपिथेलियल सेल, ये एपिथेलियल सेल का जो है कवर है विलस का, और इट कंटेन्स ब्लड एंड कैपिलरी नेटवर्क, ये ब्लड कैपिलरीज भी हैं एज वेल एज लिम्फ कैपिलरी भी मौजूद है, लिम्फ वेसल दैट इज कॉल्ड द लैक्टियल, जिसे लैक्टियल कहते हैं। वो सेम एनटीबी की पॉइंट है, इस एक सिंगल डायग्राम पे ये सारी चीजें मौजूद हैं कि जैसे सबसे इनर मोस्ट लेयर जो होता है जिसे म्यूकोजा कहते हैं, उसके अंदर जो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस हैं जिन्हें हम कहेंगे विलाय, विलाय प्लूरल है, विलस जो सिंगुलर है, विलाय प्लूरल है, विलस सिंगुलर है। इस सिंगल विलस के अंदर क्या मौजूद है? एक सबसे बाहर जो एपिथेलियल सेल्स का लेयर है और उसके अंदर क्या है? उसके अंदर कैपिलरीज का नेटवर्क है एज वेल एज उसके अंदर एक लिम्फ वेसल भी मौजूद है, कैपिलरीज का भी नेटवर्क है, लिम्फ वेसल भी मौजूद है। तो जो भी फूड होगा वो सब पास किसके जरिए होगा? एपिथेलियल सेल से पास होके किस में जाएगा? आइदर जैसे आप ब्लड कैपिलरीज में जाएगा या लिम्फ कैपिलरीज के अंदर जाएगा। ब्लड कैपिलरीज में किस किस्म का फूड जाएगा? ब्लड कैपिलरीज में जाएगा जैसे शुगर, सिंपल शुगर्स एंड अमाइनो एसिड जाएंगे। कैपिलरीज जैसे इसके अंदर जाएगा, और जो जाहिर है इसमें लैक्टियल और लिम्फ वेसल है उसके अंदर फैटी एसिड, ग्लाइसरॉल और देन ट्राइग्लाइसराइड बन के देन लिम्फेटिक सिस्टम और देन वापस हार्ट के अंदर आएगा, वो लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए ट्रांसपोर्ट होगी इन फैट्स की। तो उसकी भी एक मैकेनिज्म है जो फर्स्ट टाइम जैसे एसटीबी में नहीं है, एनटीबी में आई है, ये सवाल आया है, तो हम उसको भी डिस्कस करेंगे। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट सेक्शन जैसे द स्ट्रक्चरल फीचर्स इंक्रीज, ये अभी हमने जैसे पढ़ा है कि अभी सेम है, रिपीट जैसे हो रहा है। स्ट्रक्चरल फीचर इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ स्मॉल इंटेस्टाइन एंड मेक इट द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल, बिकॉज इसके अंदर जैसे फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिन्हें विलाय कहते हैं, विलाय के बाहर का जो लेयर है दैट इज कॉल्ड एपिथेलियम, और एपिथेलियम के आउटर जैसे सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर ऐसी माइक्रोविलाय मौजूद है जिसकी वजह से सरफेस एरिया ज्यादा हो गया।
और इसकी वजह से मोर एंड मोर जो फूड, जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा। तो मोर एंड मोर जो डाइजेस्टेड फूड है वो एब्जॉर्ब होगा। अगेन एक विलस की जैसे ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें इस डायग्राम के अंदर भी मौजूद है, जिसमें आप देख सकते हैं कि सबसे आउटर मोस्ट जो सेरोसा लेयर होता है और मस्क्यूलरिस लेयर है, जिसमें सर्कुलर लॉन्गिट्यूडिनल मसल है। स्टमक में 3 लेयर थे, आपको याद है। और ये जो फाइनल ये लैक्टियल है, और ये जो है ब्लड वेसल्स हैं, जैसे ये कौन सा लेयर होगा, ये कौन सा लेयर होगा, स्टूडेंट बताएंगे ये किस लेयर को क्या कहेंगे? किशन साहब, मुजीब रहमान साहब, इस लेयर का नेम बताएं जिसका पूछा है मैंने। ये लेयर जिसमें लैक्टियल एंड रिच ब्लड सप्लाई, इस लेयर का नेम बताएं। लिखा हुआ नहीं है जी। प्रीवियसली हमने मेनी टाइम पढ़ा है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा के अंदर जैसे ब्लड वेसल, लिम्फ वेसल्स एज वेल एज जैसे नर्व्स वगैरह, जो उसके लिए ये सब म्यूकोजा होता है। और फाइनली ये जो अंदर इनर मोस्ट है, ये जो लेयर होगा इससे हम कहेंगे म्यूकोजा के। 4 लेयर है, सेरोसा, मस्क्यूलरिस, सब म्यूकोजा और ये म्यूकोजा है। म्यूकोजा पार्ट देन ये यकीनन यहाँ पे साथ में क्या होगा, यहाँ पे ल्यूमन होगा। उसके अंदर ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन हैं जिन्हें हम कहते हैं विलाय कहते हैं। तो ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन दैट इज कॉल्ड विलाय। एक सिंगुलर जो विलस होता है, प्लूरल विलाय है। और इस विलस के अंदर है क्या, जैसे आउटर मोस्ट लेयर है जिसे हम कहेंगे एपिथेलियल लेयर है, उसके अंदर एपिथेलियल सेल्स है। जैसे एक सेल अलग दिखाया गया जिसके अंदर ये माइक्रोविलाय, ये सेल मेम्ब्रेन ही है, उसकी ये फोल्डिंग है जिन्हें हम कहेंगे माइक्रोविलाय कहते हैं। बाकी ये जैसे ग्रीन कलर की जैसे इलस्ट्रेशन है, देखिए ये लैक्टियल और लिम्फ वेसल है, बाकी ये ब्लड कैपिलरीज हैं। तो ब्लड कैपिलरीज से आपको बताया कहाँ पे होंगी, म्यूकोजा ये इनर मोस्ट है, उसके बाद ये सब म्यूकोजा का लेयर होगा, और इसके बाद ये मस्क्यूलरिस लेयर है, और फाइनल जैसे ये लेयर होता है उसका नेम है सेरोसा लेयर है। मेनी टाइम जैसे रिपीटेशन कर रहे हैं ताकि आप स्टूडेंट्स इस चीज को फॉलो करें कि कितने लेयर हैं जीआईटी के अंदर। स्टमक की क्या खासियत थी, खुसूसियत थी, वो भी आपने नोट किया। स्टमक के अंदर यहाँ पे मसल्स के जो है 3 लेयर है, आप स्टूडेंट्स को याद होगा, लॉन्गिट्यूडिनल, सर्कुलर और ट्रांसवर्स मसल्स का लेयर होता है स्टमक के अंदर। बाकी जैसे इसमें 2 लेयर है। एनीवे आपने जैसे होपफुली आपने पढ़ लिया है कि लैक्टियल क्या होती है। अब इसकी फर्दर मैकेनिज्म पे आते हैं कि एब्जॉर्प्शन हर चीज की, जैसे कार्बोहाइड्रेट्स की एब्जॉर्प्शन अलग तरीके से है, जैसे इसी तरह से आपको पता है कि ये कौन सी चीजें, वो चीजें हैं जो हमने खाई थी, फूड में जो चीजें मौजूद थी। फूड उस वक्त नहीं जो जैसे अनडाइजेस्टेड फूड था, जो हमने पहले मैस्टिकेशन और च्यूइंग एक्शन, और बोलस बना, बोलस के बाद स्टमक के अंदर आया, कायम बना, कायम के बाद कंप्लीटली डाइजेस्टेड फूड हुआ, खाइल बना। अब यकीनन जैसे इसकी एब्जॉर्प्शन होगी, तो यानी हमारे जो फूड में जिसको हमने इंटेक किया उसके अंदर यकीनन कार्बोहाइड्रेट्स हैं, उसके अंदर प्रोटीन्स भी थे, या उसके अंदर जो है फैटी एसिड ग्लाइसरोल में भी अब कन्वर्ट हो गए, फैट्स ऑयल्स भी थे। अब ये सारी चीजें यकीनन अलग अलग तरीके से जैसे एब्जॉर्ब होंगी। तो सबसे पहली जो एब्जॉर्प्शन की हेडिंग है, एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, यानी जो हमारी डाइट के अंदर कार्बोहाइड्रेट थी जिनको डाइजेस्ट किया, डाइजेस्ट करने के बाद इसकी है एब्जॉर्प्शन। तो ये एब्जॉर्प्शन स्टेप जैसे आपने जैसे पढ़ा होगा यकीनन, जैसे होलोजोइक न्यूट्रिशन होती है, होलोजोइक न्यूट्रिशन का एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन में जैसे पहला स्टेप होता है इंजेक्शन होता है, दूसरा स्टेप होता है डाइजेशन, तीसरा स्टेप होता है एब्जॉर्प्शन होता है, चौथा स्टेप होता है असिमिलेशन, यानी इस डाइजेस्टेड फूड की यूटिलाइजेशन, इस्तेमाल, जो हम फूड को जो कंज्यूम करते हैं एनर्जी पर्पस के लिए, बिल्डिंग द प्रोटोप्लाज्म उसके लिए, बिल्ड अप द स्ट्रक्चर उसके लिए, तो उसे हम कहेंगे असिमिलेशन। बाकी जो अनडाइजेस्टेड फूड होगा जो रिमूव हो जाता है बॉडी से, उससे कहेंगे इजेशन कहते हैं। तो ये ऐसे स्टेप्स होते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन के, आपको याद है। तो ये कौन सा स्टेप है, ये एब्जॉर्प्शन का स्टेप है। एब्जॉर्प्शन कब होती है, जब फूड डाइजेस्ट हो जाए, तो उसके बाद जो है फाइनली जैसे एब्जॉर्प्शन जरूरी है। अदरवाइज जैसे हमने जैसे जो भी फूड खाया, एलिमेंट्री कैनाल स्ट्रेट ट्यूब है, अदर एक एंड पे माउथ है, दूसरे एंड पे एनस है, तो अनडाइजेस्टेड फूड पास हो सकता है। बट उस जो फूड जिसको जिस पर्पस के लिए हमने खाया है, तो यानी वो चीजें अब ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होनी चाहिए, हमारे फ्लूइड्स में दाखिल होनी चाहिए, सेल्स तक पहुंचनी चाहिए, जिनकी यूटिलाइजेशन और इस्तेमाल आगे होना चाहिए। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट है, एब्जॉर्प्शन अकर्स बाय कॉम्बिनेशन ऑफ सिंपल डिफ्यूजन एंड एक्टिव ट्रांसपोर्ट, यानी कार्बोहाइड्रेट सिंपल डिफ्यूजन के जरिए भी, जैसे सिंपल डिफ्यूजन के जरिए भी
जिससे एब्जॉर्ब हो सकते हैं, एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए भी हो सकते हैं। जैसे आपको पता है कि जो हमारी डाइट में, हमारी फूड के अंदर जो भी पॉलीसेकेराइड थे, जो भी किसी भी किस्म के सैकराइड्स थे, फाइनली जैसे सिंपल शुगर्स और मोनोसेकेराइड में कन्वर्ट होते हैं, तभी जाके जो है ये एब्जॉर्ब होंगे, तभी जाके ये जैसे सेल्स के अंदर दाखिल होंगे, अदरवाइज नहीं। यही मेन पर्पस होता है डाइजेशन का होता है। मोनोसेकेराइड्स आर ट्रांसफर्ड बाय द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन to the capillaries of the intestinal villi and are carried by the hepatic portal system to the liver. हेपेटिक पोर्टल सिस्टम जैसे कल हमने पढ़ा था, स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद जैसे जो ब्लड कैपिलरीज एंड देन जो वेन होती है, उस वेन का नेम होता है हेपेटिक पोर्टल वेन, जो जाके लिवर में इंटर होती है, दाखिल होती है। तो बात ये हो रही है कि यानी फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, यकीनन आपने लोअर क्लास में एक लफ्ज पढ़ा होगा, एक सिंपल डिफ्यूजन होता है, दूसरा होता है फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सिंपल डिफ्यूजन यानी हायर टू लोअर कंसंट्रेशन थ्रू मेम्ब्रेन जैसे आ गया कोई भी मटेरियल, तो उसे हम कहेंगे सिंपल डिफ्यूजन। बट फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन वो डिफ्यूजन होता है जिसके यानी आयन चैनल्स हैं या गेट्स लगे हुए हैं, जिनके जरिए वो मटेरियल जो पास हो सकता है, उसे हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। सर्टेन पॉइंट्स पे प्रोटीन्स के जरिए जिस तरह से वो अंदर आते हैं, मटीरियल मैकेनिज्म वही हायर टू लोअर कंसंट्रेशन होगी, बट उसकी एंट्री की पॉइंट होगी वो स्पेसिफिक होगी, तो ऐसी डिफ्यूजन को हम कहेंगे फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। जैसे ग्लूकोज जो एंटर होती है सेल्स के अंदर, हायर टू लोअर कंसंट्रेशन डिफ्यूजन है, बट थ्रू जो है स्पेसिफिक पॉइंट्स दैट आर कॉल्ड एज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन। तो जाहिर है जो मोनोसेकेराइड्स होंगे अब ये कहाँ जाएंगे, लिवर के अंदर जाएंगे। लिवर के अंदर इससे कार्बोहाइड्रेट की मेटाबॉलिज्म होती है। क्या होती है मेटाबॉलिज्म, जैसे कि आपको पता है यही कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस में है तो दीज कार्बोहाइड्रेट्स आर कन्वर्टेड, सिंपल शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू, जैसे आपको पता है एनिमल्स के अंदर या ह्यूमन बीइंग के अंदर ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। वो बात यहाँ पे बताई गई है कि यानी हेपेटिक पोर्टल वेन के बाद जैसे लिवर के अंदर आया, और उसके बाद क्या होगा, वेयर नॉन ग्लूकोज शुगर्स आर आल्सो कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, और इस प्रोसेस को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस। अदरवाइज क्या होगा, अदरवाइज यही होगा कि यानी ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन बाय द एक्शन ऑफ इंसुलिन। इंसुलिन हार्मोन है, एंजाइम नहीं है, ठीक है। वेयर नॉन ग्लूकोज शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, ये भी अमल होता है। जैसे ग्लूकोज लेवल की बात हो रही है, तो एक तो यानी ग्लूकोज यानी जो हमारे फूड में था वो भी एब्जॉर्ब होकर लिवर में आएगा, एक्सेस होगा, तो यानी एक्सेस होगा वो ग्लाइकोजन में कन्वर्ट होगा। प्लस में ये भी होगा नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स से भी अगर कोई ग्लूकोज होगी तो मींस नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स की ग्लूकोज वो जो है देन किस में कन्वर्टेड टू ग्लूकोज, नॉन कार्बोहाइड्रेट, यानी नॉन ग्लूकोज शुगर्स आर कन्वर्टेड इनटू ग्लूकोज, और इस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, ग्लूकोनियोजेनेसिस, और ये काम लिवर के अंदर होता है, ग्लूकोनियोजेनेसिस, ठीक है। जैसे हमने इससे पहले बायो एनर्जेटिक्स में भी पढ़ा था, प्रोटीन्स हैं वो जिस तरह से आखिरी हेडिंग में फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल है, ये भी फर्दर आपने देखा कि जैसे ग्लाइकोलिसिस में आते हैं, पायरुवेट बना रहे हैं, एसिटाइल कोएंजाइम भी बना रहे हैं। तो इसी तरह से फर्दर जो जैसे आपको पता है कि सेलुलर रेस्पिरेशन जो होती है, तो क्या है कि ये जो है नॉन ग्लूकोज जो है उसमें से ग्लूकोज पार्ट कंपोनेंट बनेंगे, तो ये इस अमल को हम कहेंगे ग्लूकोनियोजेनेसिस, दिस फिनोमेना, और लिवर में होता है। ग्लूकोज एंटर्स द सेल्स थ्रू द फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, ठीक है, ये पॉइंट है, इसको आप नोट करेंगे, ठीक है। इतनी ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट वन है दैट इज लिपिड की है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड्स पे हमारे, एब्जॉर्प्शन ऑफ लिपिड की मीनिंग क्या है, जैसे आपको पता है कि जब भी फैट की डाइजेशन होती है उस पर यकीनन एक एंजाइम होता है, उस एंजाइम का नेम है जैसे पैंक्रिएटिक लाइपेज एंजाइम होता है, जो फैट को फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट करता है। ये फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल कहाँ पे होते हैं, ये स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर ही डाइजेशन हुई है, जेजुनम के अंदर कंप्लीट हो गई। अब एब्जॉर्प्शन का अमल आया। एब्जॉर्प्शन का अमल इस तरह से होगा कि लिपिड्स डाइजेस्ट into fatty acid and glycerol after glycerol and fatty acid are absorbed by the epithelial cell। आपको पता है कि हर किस्म का फूड, चाहे वो फैटी एसिड हो, चाहे वो ग्लाइसरोल हो, चाहे वो शुगर हो, चाहे अमाइनो एसिड हो, यानी इपीथेलियल सेल को हर हालत में वो क्रॉस करेंगे ही करेंगे, इपीथेलियल सेल से होके ही आगे जाना है। They are recombined into fats within these cells. Fats are then mixed up with cholesterol and protein forming
ग्लोब्यूल्स कॉल्ड काइलोमाइक्रोन्स, ये नया टर्म है। जैसे आप देखें ये एपिथेलियल विलस है, इसका एपिथेलियल सेल, इसमें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल आए। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल आने के बाद ये क्या करेंगे, उसके बाद जो है ये कोलेस्ट्रॉल और प्रोटीन के साथ मिलेंगे और एक जैसे एक ग्लोब्यूल बनाएंगे जिससे हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन्स। यहाँ पे अगर हेडिंग है काइलोमाइक्रोन्स की, काइलोमाइक्रोन की। जैसे अगर आप देखें ये शॉर्ट चेन ऑफ फैटी एसिड है, फैटी एसिड होंगे, ग्लाइसरोल होंगे, और दूसरे जिस तरह से यहाँ पे जो है जो भी मीन्स प्रोटीन वगैरह होंगे, तो देन दे आर कन्वर्टेड इनटू काइलोमाइक्रोन नेम कहेंगे। ये छोटे जो अब ग्लोब्यूल बने इन्हें हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन कहेंगे। मोस्ट ऑफ विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस आउट ऑफ एपिथेलियल सेल। यानी काइलोमाइक्रोन्स के बनने का अमल कहाँ पे हुआ है, ये अमल हुआ है एपिथेलियल सेल में हुआ है। आगे एक और इलस्ट्रेशन है, उसके जरिए भी हम देखेंगे एपिथेलियल सेल से जब ये जो है जैसे ग्लोब्यूल बन गए और इसके अंदर जैसे फैट और जैसे फैटी एसिड ग्लाइसरोल सब दोबारा से जैसे एक काइलोमाइक्रोन की एक जैसे पैकेजिंग हुई है। अब इस एपिथेलियल सेल से बाहर जाएंगे तो उस अमल को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस, उस प्रोसेस को हम कहेंगे एक्सोसाइटोसिस। ये निकल के कहाँ जाएंगे, यकीनन अब ये दाखिल हो जाएंगे लैक्टियल के अंदर, ये दाखिल हो जाएंगे लैक्टियल के अंदर। जैसे देखें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल, उसके बाद जैसे ये प्रोटीन और कोलेस्ट्रॉल के साथ एपिथेलियल सेल के अंदर ये कंबाइन हुए, एक ग्लोब्यूल बनाया और छोटा सा, और उस ग्लोब्यूल को अब हम कहेंगे काइलोमाइक्रोन कहेंगे। और ये काइलोमाइक्रोन एपिथेलियल सेल से जो है एपिथेलियल सेल से यकीनन बाहर आएंगे, कौन से प्रोसेस के जरिए, एक्सोसाइटोसिस के जरिए। और एक्सोसाइटोसिस से बाहर आ गए, अब ये कहाँ जाएंगे, नाव जो है ये लैक्टियल और लिम्फ वेसल में दाखिल हो सकते हैं। अब ये लैक्टियल और लिम्फ वेसल में दाखिल हो सकते हैं। लिम्फ वेसल में दाखिल होने के बाद आपको पता है लिम्फेटिक सिस्टम के जरिए वापस सुपीरियर वेना केवा और सुपीरियर नहीं सॉरी देन वापस जो है हार्ट के अंदर आएंगे। ठीक है, मोस्ट ऑफ विच आर ट्रांसपोर्टेड बाय एक्सोसाइटोसिस आउट ऑफ द एपिथेलियल सेल्स इनटू द लैक्टियल lymph containing chylomicrons eventually drain from the lymphatic system into the large veins that return blood into the heart। इस तरह से जो है ये वापस जो मींस सर्कुलेटरी सिस्टम में आ गए हार्ट के बाद। दोबारा से देखें फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल एपिथेलियल सेल के अंदर फर्स्ट ऑफ ऑल एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब होने के बाद एपिथेलियल सेल के अंदर प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके एक वेसिकल बनाया, जिसका इस वेसिकल का नेम है, जैसे यकीनन ऐसी चीजें आप याद करेंगे बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये क्वेश्चन हो सकते हैं काइलोमाइक्रोन फर्स्ट टाइम, जैसे एसटीबी में नहीं है एनटीबी में फर्स्ट टाइम आ रहा है। तो यानी फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल एपिथेलियल सेल के अंदर एब्जॉर्ब हुए। एब्जॉर्ब होने के बाद एपिथेलियल सेल के अंदर जो दूसरे प्रोटीन कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलके इन्होंने जो जिस तरह से बनाए काइलोमाइक्रोन बनाए। काइलोमाइक्रोन देन जो एपिथेलियल सेल से जब बाहर आएंगे प्रोसेस इज कॉल्ड एक्सोसाइटोसिस। और एक्सोसाइटोसिस होने के बाद लैक्टियल, और लैक्टियल के बाद जैसे यू नो वेरी वेल वापस हार्ट की सर्कुलेशन में आते हैं। तो इस तरह से इनकी जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, अगेन जिस तरह से एक और भी इलस्ट्रेशन है, दोबारा हम इसको देखते हैं कि जैसे फैट का ड्रॉपलेट है, ये पूरी मैकेनिज्म बताई गई है। जैसे ये फैट का ड्रॉपलेट है फैट का ड्रॉपलेट है, बाइल साल्ट्स का एक्शन हुआ, और उसके बाद इसे हम कहेंगे इमल्सिफिकेशन। अब ये ड्रॉपलेट्स हुई है, इमल्सिफिकेशन के बाद बाइल साल्ट्स पैंक्रियाटिक लाइपेज का एक्शन हुआ, तो देन किस में कन्वर्ट हुए, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में कन्वर्ट हुए। फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल डिफ्यूजन प्रोसेस के जरिए, ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है यकीनन। तो ये एपिथेलियल सेल के अंदर गए, जैसे देखिए ये एपिथेलियल पार्ट है, ये ल्यूमन पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन का ल्यूमन है, उसके अंदर ये सिलसिला हुआ है, फैट की डाइजेशन हुई है फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल में। देन फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल ये एपिथेलियम के अंदर एब्जॉर्ब हुए बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद फैटी एसिड एंड ग्लाइसरोल जो होते हैं ट्राइग्लाइसराइड में कन्वर्ट होते हैं। इसी तरह से एक जैसे ये वेसिकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर बनी है। अब इस ये वेसिकल और सैक लाइक स्ट्रक्चर जैसे एरो से आप देख रहे हैं कि एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए काइलोमाइक्रोन्स जो है ये बाहर आते हैं। अब नेक्स्ट सेक्शन देखिए, यहाँ पे आपके पास जो इलस्ट्रेशन है, यहाँ पे जो है लैक्टियल है, तो ये काइलोमाइक्रोन्स जो एक्सोसाइटोसिस के जरिए बाहर आने के बाद लैक्टियल में दाखिल हो गए।
तो ये पूरी जो यानी फैट की डेस्टिनेशन है, फैट जिसकी जो बाइल साल्ट्स में इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट हुई, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट होने के बाद लाइपेस ने एक्शन किया, फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल बने, डिफ्यूजन के जरिए एपिथेलियल सेल में आ गए। देन उसके बाद जो एपिथेलियल सेल के अंदर प्रोटीन्स एंड कोलेस्ट्रॉल की कॉम्बिनेशन से एक और सैक और वेसिकल लाइक स्ट्रक्चर बनी, उसका नेम है काइलोमाइक्रोन। देन काइलोमाइक्रोन एक्सोसाइटोसिस के जरिए इस एपिथेलियल सेल से बाहर आए और देन किस में दाखिल हो गए, लैक्टियल में। लैक्टियल में ये ट्रांसपोर्ट होकर हार्ट के अंदर आ गए, देन सर्कुलेशन में आते हैं। ठीक है, इसी तरह से पाथवे है, आपको यकीनन याद करना है, याद करना थोड़ा सा आपका ही काम है। ठीक है, इसी तरह से आप देखें, इसी तरह से ये एक और है, जैसे फैट्स की जब डाइजेशन होती है तो फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल जो ल्यूमन में हुई है, और उसके बाद जैसे आप देखें ये एपिथेलियल सेल है, ये लाइनिंग जैसे आपको नजर आ रही है, ये एपिथेलियल सेल है, इसी के जरिए जैसे ये इनकी एब्जॉर्प्शन हुई है, ये अमल जो एब्जॉर्प्शन का अमल हुआ है। तो इसी तरह से फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल है, इनकी फर्दर मॉडिफिकेशन हुई है, अदर लिपिड और प्रोटीन के साथ ये कंबाइन हुए हैं। गोल्जी एपरेटस वगैरह इसका जिक्र नहीं है, इसमें इन्वॉल्व होके एक उन्होंने वेसिकल बनाया, काइलो माइक्रोन के अंदर ये सारी चीजें मौजूद हैं। ये एक्सोसाइटोसिस प्रोसेस के जरिए बाहर आए, बाहर आने के बाद जैसे देखिए लैक्टियल और लिम्फ वेसल के अंदर ये इसकी जो है ट्रांसपोर्टेशन होगी अब किसकी तरफ, टुवार्ड्स जनरल सर्कुलेशन। और ये कहाँ जाएगी, जैसे लैक्टियल कहाँ जाएंगी, लैक्टियल हार्ट के अंदर दाखिल होगा और देन इसी तरह से सर्कुलेशन में आती है। तो इसी डायग्राम को, इलस्ट्रेशन को देखेंगे तब भी आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, याद करने का काम है, मेमोराइजेशन का काम है, क्रेमिंग का काम है, जो यकीनन आप करेंगे। उसके बाद हम आते हैं प्रोटीन्स की, जैसे एब्जॉर्प्शन, जैसे कार्बोहाइड्रेट की एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ी, उसके बाद जो है लिपिड्स की एब्जॉर्प्शन पढ़ी। अब हम आते हैं प्रोटीन की एब्जॉर्प्शन के, प्रोटीन किस तरह से जो है एब्जॉर्ब होते हैं। तो जैसे कि आपको पता है कि अगर आप थोड़ी सी इलस्ट्रेशन इसमें देखें कि जो भी हम खाना खाते हैं, फूड को इंटेक करते हैं, इंजेस्ट करते हैं माउथ के जरिए, तो उसके बाद माउथ में प्रोटीन की डाइजेशन तो नहीं होती है, कोई ऐसा केमिकल नहीं है वहां पे जो प्रोटीन को डाइजेस्ट करे। बट स्टमक के अंदर जैसे आप देखेंगे HCl और पेप्सिन की एक्शन की वजह से क्या होगा कि एक थोड़ा सा क्रीमी और पेस्ट लाइक फूड होगा, पेप्टोन्स बनेंगे, मुकम्मल तौर पे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता है स्टमक में, मुकम्मल तौर पे प्रोटीन डाइजेस्ट नहीं होता। उसके बाद जैसे स्टमक के बाद दूसरा सेक्शन है स्मॉल इंटेस्टाइन, उसमें काफी सारे प्रोटीज एंजाइम जैसे मौजूद हैं। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जैसे यकीनन जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर। देन इंटेस्टाइनल लाइनिंग या विलाय जो होते हैं उसमें जो एक्टिव ट्रांसपोर्ट के जरिए अमाइनो एसिड्स जो ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे, अमाइनो एसिड्स जो है ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होंगे, ब्लड वेसल में दाखिल होंगे। शुगर्स और अमाइनो एसिड दे एंटर इनटू द ब्लड कैपिलरीज। बाकी जैसे आपने देखा फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल उसकी अलग मैकेनिज्म है, वो लैक्टियल और लिम्फ वेसल के जरिए उसकी ट्रांसपोर्टेशन होती है। तो एब्जॉर्प्शन ऑफ प्रोटीन में जैसे individual amino acids are absorbed in epithelial cells of villi and enter into the hepatic portal system which transport them to the liver। जैसे आपको पता है कि हम जो खाते हैं आखिर में जैसे 3 मेजर टाइप का फूड होता है, जिसमें कार्बोहाइड्रेट की डाइजेशन जब हुई, सिंपल शुगर बने तो भी वो लिवर की तरफ गए हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए। और इसी तरह से जो प्रोटीन्स हम खाते हैं उनकी डाइजेशन होती है, प्रोटीन्स अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होते हैं, यही अमाइनो एसिड ये भी हेपेटिक पोर्टल सिस्टम के जरिए ये भी फाइनली जैसे लिवर के अंदर पहुंचेंगे। जैसे फैटी एसिड एंड ग्लाइसरॉल ये लैक्टियल के जरिए चले गए, आगे डायरेक्ट आगे सर्कुलेशन की तरफ चले गए। अब ये जो फूड है इस किस्म का, यानी 2 किस्म का फूड, ये कहाँ गया है, लिवर के अंदर गया है। लिवर के अंदर आपने ये भी देखा कि ग्लूकोज में भी कन्वर्टेड इनटू ग्लाइकोजन, या दूसरे नॉन कार्बोहाइड्रेट जो सोर्सेज हैं वो भी जैसे ग्लूकोज में कन्वर्ट हो रहे थे, वो भी लिवर के अंदर हो रहे थे। अब यहाँ भी क्या है, लिवर के अंदर अमाइनो एसिड पहुंच गए। अब इन अमाइनो एसिड के साथ क्या होगा, ये अमाइनो एसिड जो फर्दर इसमें जो है मॉडिफिकेशन भी होगी। कैसे मॉडिफिकेशन, बिकॉज एक इंडिविजुअल अमाइनो एसिड जैसे प्रोटीन इज कन्वर्टेड इनटू अमाइनो एसिड, डाइजेशन हुई है, इसी अमाइनो एसिड की डिफरेंट कॉम्बिनेशन से होते हुए लेंथ जैसे आपको पता है वेरिएबल होती है हर एक प्रोटीन की, तो इसी तरह से डिफरेंट टाइप की उसमें फर्दर और मॉडिफिकेशन होगी, एक न्यू जैसे प्रोटीन बन सकते हैं उसमें और रिलीज इनटू द ब्लड स्ट्रीम। देन वही जो आगे फर्दर जो है ब्लड स्ट्रीम में रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद यकीनन वो किस में जाएंगे, यकीनन जो है लिवर से वो चले जाएंगे सर्कुलेशन में, सर्कुलेशन से देन वो जो ट्रांसपोर्ट होगी उसकी। तो लिवर के अंदर जिससे अमाइनो एसिड आके स्मॉल इंटेस्टाइन से हेपेटिक पोर्टल वेन के जरिए जैसे ही लिवर के अंदर आए तो यहाँ पे अमाइनो एसिड के
साथ क्या क्या होना है, उसके अंदर एक मॉडिफिकेशन भी होनी है, कोई नई चीज बनेगी, मॉडिफाई होंगे प्रोटीन्स। नंबर 2 इसमें क्या होगा, देन जो है वहां से रिलीज होंगे, लिवर से किस में रिलीज होंगे, ब्लड स्ट्रीम में, और देन वो ब्लड जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके जरिए वही जो है अमाइनो एसिड्स जो मॉडिफाई हो चुके हैं, प्रोटीन्स बन चुके हैं, फर्दर जो है उनकी जैसे आगे ट्रांसपोर्टेशन होती है। Most as amino acids are used in building blocks to form new proteins, but some amino acids may be used for energy. तो आपको पता है कि यहाँ पे जैसे नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स है, नॉन कार्बोहाइड्रेट सोर्स वो भी ग्लूकोज में कन्वर्ट हो सकते हैं। तो ये भी काम जैसे पहले भी हमने डिस्कस किया, ये भी लिवर में हो सकता है, जिसके जरिए जैसे एनर्जी भी बन सकती है। प्रोटीन के ये भी एक काम है, जैसे हमने बायो एनर्जेटिक्स दोबारा से पढ़ रहे हैं कि बायो एनर्जेटिक्स के अंदर जैसे यही अमाइनो एसिड्स हैं कन्वर्ट हो सकते हैं। पायरुवेट में हमने पढ़ा था एसिटाइल कोएंजाइम ए, और दोबारा से जैसे ये सारी चीजें सेल्यूलर रेस्पिरेशन में हो सकती है, यानी एनर्जी वो पॉइंट हो रही है। जो बायो एनर्जेटिक्स के अंदर आखिरी जो हेडिंग हमने पढ़ी थी आपको याद होगा, वही सेम चीज बता रहे हैं। तो इसी तरह से यानी आइदर अमाइनो एसिड मॉडिफाई होंगे और उसके बाद देन रिलीज एंड डिस्ट्रीब्यूटेड टू आवर पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू सर्कुलेटरी सिस्टम, या इसमें जो अमाइनो एसिड्स हैं इनमें से जो है एनर्जी रिलीज के लिए मैकेनिज्म भी स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, ये हुई लाइक किसके हवाले से, अमाइनो एसिड्स की जो है जिस तरह से एब्जॉर्प्शन का जो अमल हुआ है किस तरह से हुआ है अमाइनो एसिड्स का। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट सेक्शन में आते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। जिससे आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के बाद लार्ज इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन की जो साइज है, लेंथ है वो छोटी है, बट इसका डायमीटर है वो बड़ा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अदरवाइज जैसे आपने देखा स्मॉल इंटेस्टाइन 6 मीटर उसकी लेंथ है, सबसे बड़ा जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट है 6 मीटर लेंथ, इसकी इतनी लेंथ नहीं है, तकरीबन 1.5 मीटर तक इसकी लेंथ है, बट इसका डायमीटर है वो बड़ा है, इस वजह से हम इसे कहते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। अदरवाइज जैसे हम देखें स्मॉल इंटेस्टाइन लेंथ तो बड़ी है, डायमीटर छोटा है। लार्ज इंटेस्टाइन इसकी जो है डायमीटर बड़ा है बट इसकी लेंथ छोटी है, तो इस वजह से हम इसे कहेंगे लार्ज इंटेस्टाइन कहेंगे। दिस इज कॉल्ड द लार्ज इंटेस्टाइन। कहाँ पे मौजूद है, जंक्शन बिटवीन द इलियम एंड इंटेस्टाइन इज इलियोसिकल जंक्शन गार्डेड बाय इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, ऐसे टर्म्स जो मेडिकल की टर्म्स जो है मेडिकल टर्मिनोलॉजी में आगे आप पढ़ते जाएंगे तो बहुत ही आसान है, 2 लफ्ज हैं इलियोसिकल। इलियो रेफर्स टू इलियम, सीकल रेफर्स टू सीकम। जैसे आपको पता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन का आखिरी पार्ट जिसे हम कहते हैं इलियम कहते हैं, ये इलियम लार्ज इंटेस्टाइन जैसे शुरू हुआ है लार्ज इंटेस्टाइन, उसका जो फर्स्ट पार्ट होता है उस फर्स्ट पार्ट को हम कहते हैं सीकम कहते हैं। फर्स्ट पार्ट इज कॉल्ड सीकम। और इसी सीकम में जैसे आपने पढ़ा है कि एक आउट ग्रोथ निकलती है जिसका नेम होता है वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स, जिसे हम कहते हैं वर्मी फॉर्म अपेंडिक्स कहते हैं। तो ये जो जंक्शन होगा इसे हम कहेंगे इलियोसिकल जंक्शन। इलियो रेफर्स टू इलियम, सीकल रेफर्स टू सीकम। लार्ज इंटेस्टाइन का पहला पार्ट है पाउच लाइक जो पार्ट है इससे हम कहते हैं सीकम कहते हैं। तो इस जंक्शन को हम कहेंगे इलियोसिकल जंक्शन। और यहाँ पे एक स्फिंक्टर है, और यहाँ पे एक स्फिंक्टर है इलियोसिकल स्फिंक्टर आर वॉल। जैसे ये अगर नैरो होगी कंस्ट्रिक्ट होगी तो यानी यहाँ पे जितनी भी चीजें होगी वो ये स्टॉप कर देंगी, आगे इसमें फ्लो नहीं करेंगे। जब ये स्फिंक्टर रिलैक्स होगा तो यकीनन इसकी जो है कंटेंट्स होंगे वो लार्ज इंटेस्टाइन में जाएंगे। इलियोसिकल जंक्शन, इलियो रेफर्स टू इलियम, सीकल रेफर्स टू सीकम। और सीकम क्या है, लार्ज इंटेस्टाइन का फर्स्ट पार्ट है। उस जंक्शन पे एक स्फिंक्टर इसकी जो कंटेंट्स की मूवमेंट है या फर्दर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसको रेगुलेट करने के लिए यहाँ पे एक स्फिंक्टर मौजूद है जिसे हम कहते हैं, जैसे आपको पता है कि ऐसे कंपाउंड वर्ड बनते इलियोसिकल स्फिंक्टर। ठीक है, तो वही सेम पॉइंट एनटीबी के अंदर लिखी हुई है। एनटीबी के अंदर जंक्शन बिटवीन द इलियम एंड इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन कौन सा, लार्ज इंटेस्टाइन, इस इलियोसिकल जंक्शन। तो यकीनन आप जैसे अब तो हम सीख गए होंगे इलियो रेफर्स टू इलियम, सीकल रेफर्स टू सीकम। जंक्शन है गार्डेड बाय इलियोसिकल स्फिंक्टर, द सीकम विच इज द प्रोक्सिमल एंड ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन। प्रोक्सिमल की मीनिंग होती है जो ये फर्स्ट पार्ट जो इलियम के साथ लिंक है, अटैच है, तो इस वजह से इसे कहते हैं प्रोक्सिमल पार्ट। आगे क्या है, आगे जैसे कोलोन है, कोलोन की एक असेंडिंग लिम्ब है, ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग कोलोन है, देन एक सिग्मोइड कोलोन, एक नया टर्म आप यकीनन सीखेंगे। उसके बाद रेक्टम है, रेक्टम लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट है, आखिरी पार्ट है।
और उसके बाद एक जस्ट ओपनिंग है, ओपनिंग को हम कहेंगे एनस कहेंगे। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन के सेक्शन है। अटैच टू द सीकम इज अ स्मॉल ब्लाइंड ट्यूब अबाउट 9 सेंटीमीटर लॉन्ग, द वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स। सीकम के साथ एक ब्लाइंड ट्यूब है। ब्लाइंड ट्यूब का मतलब ये होता है कि उसका जो दूसरा साइड है वो क्लोज है, एक साइड ओपन है, जो इसके कंटेंट्स यकीनन सीकम के साथ उसका लिंक होता है। इलस्ट्रेशन पे आते हैं। एंड द वॉल्स ऑफ अपेंडिक्स कंटेन लिम्फ नोड्यूल्स। वॉल्स ऑफ अपेंडिक्स तो क्या, लार्ज इंटेस्टाइन की वॉल्स है, उसके अंदर भी काफी सारे लिम्फ नोड्यूल मौजूद होते हैं। हमारे जीआईटी के अंदर काफी सारे जो है लिम्फ नोड्यूल्स मौजूद हैं, लिम्फ नोड्यूल्स मौजूद हैं। लिम्फ नोड्यूल की डायग्राम, जैसे देखें ये स्मॉल इंटेस्टाइन का पार्ट जो इलियम हुआ, इलियम आके जो है ये सीकम पार्ट हुआ है, सीकम पार्ट इसके साथ आके इलियोसिकल जंक्शन बना। इस सीकम में से एक ब्लाइंड जैसे ट्यूब है। ब्लाइंड का मतलब है कि ये एंड जो है ये क्लोज है, तो इस वजह से हम इसे होता है आगे सीकम में दाखिल होता है। तो ये जो डॉट्स आपको नजर आ रही हैं, इन डॉट्स के लिए लफ्ज यूज किया जाता है अपेंडिकुलर लिम्फ नोड्स या नोड्यूल। ये ग्रीन कलर की जितनी भी डॉट्स आपको नजर आ रही हैं, ये सब जो है लिम्फ नोड्यूल्स और लिम्फ नोड्स हैं, छोटे छोटे नोड्स हैं। सबके अंदर ऐसी जो है नोड्यूल्स मौजूद हैं। बट हमारे एनटीबी में यही लिखा गया है कि लाइक वॉल्स ऑफ अपेंडिक्स कंसिस्ट ऑफ नोड्यूल्स, लिम्फ नोड्यूल, इसके साथ लिम्फ नोड्यूल है, लिम्फ नोड्यूल है, ठीक है। और ये इलियम पार्ट हुआ, ये सीकम पार्ट हुआ, सीकम पार्ट हुआ, और ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स हुआ, ब्लाइंड पाउच। उसके बाद ये कोलोन पार्ट है, कोलोन पार्ट है, ये असेंडिंग पार्ट है। असेंडिंग लफ्ज की मीनिंग होती है अपवर्ड। उसके बाद ये ट्रांसवर्स कोलोन है, ट्रांसवर्स और हॉरिजॉन्टल कोलोन है, ये ट्रांसवर्स सेक्शन हुआ। उसके बाद जैसे ये डिसेंडिंग कोलोन है, डिसेंडिंग की मीनिंग होती है डाउनवर्ड, ये डिसेंडिंग कोलोन हुआ। उसके बाद जैसे ये कर्व जैसी एक कोलोन है, दैट इज कॉल्ड सिग्मोइड कोलोन, सिग्मोइड कोलोन। ये जो सेक्शन है इसे हम कहेंगे सिग्मोइड कोलोन। और टर्मिनल पार्ट जो होता है उसे हम कहेंगे रेक्टम। रेक्टम के बाद जैसे एनल ओपनिंग और जस्ट एनस है, जिससे अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल पास आउट होता है। तो लार्ज इंटेस्टाइन के सेक्शन कितने हुए, पहले सेक्शन को हम कहेंगे जैसे ये सीकम है, और दूसरे सेक्शन को जनरली हम कहते हैं कोलोन कहते हैं, जिसकी 3 लिम्स हैं। एक असेंडिंग है, दूसरा ट्रांसवर्स है, तीसरा डिसेंडिंग है, और उसके बाद चौथा जैसे एक सिग्मोइड कोलोन। एनटीबी में जैसे नया टर्म है, हम प्रीवियसली क्लासेस में बताते रहते थे कि भाई इसमें एक चौथा सेक्शन भी है जो हमारे टेक्स्ट बुक में एसटीबी में नहीं था। इसमें ये जो कोलोन होगा, इस कोलोन के सेक्शन को सिग्मोइड कोलोन कहते हैं। देन जो आखिरी जो पार्ट है दैट टर्मिनल एंड कहते हैं। लार्ज इंटेस्टाइन का टर्मिनल पार्ट, आखिरी पार्ट जो होता है उसे कहेंगे रेक्टम कहेंगे। और रेक्टम किस में ओपन होता है, एनल ओपनिंग और एनस में होता है। तो ये लार्ज इंटेस्टाइन की जो है सेक्शन हुए, ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन के सेक्शन हुए। अगेन ये इलियोसिकल जंक्शन भी, जैसे अगर हम नोट करें, ये इलियोसिकल यहाँ पे स्फिंक्टर होगा, ये सीकम पार्ट है, ये वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, और ये असेंडिंग है, ये ट्रांसवर्स कोलोन है, डिसेंडिंग है, सिग्मोइड कोलोन है, रेक्टम है, रेक्टम के बाद ये एनस हुआ। इसी तरह से अगर आप देखें ये भी इलियम है, इलियोसिकल ये जंक्शन है, इलियोसिकल जंक्शन ये पार्ट जैसे सीकम का है, ये इलियम का है, तो इसे हम कहेंगे इलियोसिकल जंक्शन कहेंगे। और यहाँ पे यकीनन जो स्फिंक्टर होगा उसे हम कहेंगे इलियोसिकल स्फिंक्टर कहते हैं। और ये इसमें से एक वर्मीफॉर्म अपेंडिक्स है, जिसका ये एंड जो है ये क्लोज है, अदर एंड जैसे ये ओपन है। और उसके बाद जैसे यकीनन जैसे ये असेंडिंग है, ट्रांसवर्स कोलोन, डिसेंडिंग है, सिग्मोइड कोलोन, देन रेक्टम, रेक्टम के बाद टर्मिनल एंड दैट इज कॉल्ड ओपनिंग होता है, दैट इज कॉल्ड एनस कहेंगे उसे। इसी तरह से जो है एनटीबी की जो पॉइंट्स है बुक के अंदर वही सेम एनटीबी के अंदर पॉइंट्स। कोलोन 1.5 मीटर लॉन्ग जो है कंसिस्ट ऑफ 4 पार्ट्स, कौन से, जैसे ये असेंडिंग है, और दूसरा ये ट्रांसवर्स है, तीसरा पार्ट जैसे डिसेंडिंग है, चौथा पार्ट सिग्मोइड कोलोन है, और ये पार्ट रेक्टम है, रेक्टम के बाद एनस है, ठीक है। रेक्टम इज द स्ट्रेट मस्कुलर ट्यूब दैट बिगिंस एट द टर्मिनेशन ऑफ द सिग्मोइड कोलोन। जैसे सिग्मोइड कोलोन जैसे ये सेक्शन है सिग्मोइड कोलोन का, जैसे सिग्मोइड कोलोन खत्म हुआ तो फौरन उसके बाद जैसे रेक्टम में स्टार्ट हुआ। और रेक्टम जस्ट स्ट्रेट मस्कुलर पार्ट है, मसल्स का बना हुआ है, मस्कुलर पार्ट है। और उसमें क्या हुआ, एंड
एंड्स इन द एनस गार्डेड बाय द स्फिंक्टर, एनल रीजन और एनस होती है तो वहां पे भी स्फिंक्टर्स होते हैं। जैसे कि आपको पता है कि हमारे जीआईटी के अंदर हमने काफी सारे स्फिंक्टर्स के नेम तो नहीं है, इतनी ज्यादा डिटेल नहीं है। जैसे यहाँ पे अपर इसोफिजियल स्फिंक्टर था, उसके बाद जैसे कार्डियक स्फिंक्टर है, पाइलोरिक स्फिंक्टर है, और इसी तरह से जो हमारे टेक्स्ट बुक में नेम तो नहीं है यकीनन, जैसे पेंक्रिएटिक डक्ट एंड जैसे बाइल डक्ट आते हैं वो भी स्मॉल इंटेस्टाइन में आके दाखिल होते हैं, वहां पे भी स्फिंक्टर है। इसी तरह से इलियम एंड लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट सीकम, उसके दरमियान भी स्फिंक्टर है। और फाइनली जैसे एनल रीजन है वहां पे भी स्फिंक्टर्स होते हैं, एक इनर स्फिंक्टर है, दूसरा जैसे आउटर वन है, एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल इंटरनल की हेडिंग है। इंटरनल जो स्मूथ मसल्स का बना हुआ है, इनवॉलंटरी एक्शन होता है, और आउटर जो होता है वो जैसे स्ट्रिप्ड मसल का बना होता है, वॉलंटरी एक्शन है, यानी पर्सन की विल और विश के अकॉर्डिंगली जैसे कॉन्ट्रैक्ट होता है या रिलैक्स होता है। तो इसी तरह से एनल रीजन के अंदर भी फाइनली जैसे स्फिंक्टर मौजूद है। यहाँ पे यही पॉइंट है कि एनल रीजन के अंदर भी स्फिंक्टर्स मौजूद है। ठीक है, अगेन जैसे ये ओवरऑल जो है ऑर्गेनाइजेशन है, जैसे ओवरऑल जीआईटी के हवाले से ये इलियम पार्ट हुआ, यहाँ पे इलियम पार्ट है। इलियम पार्ट के बाद जैसे ये सीकम पार्ट है, सीकम पार्ट ये कोलोन है, असेंडिंग, ट्रांसवर्स, डिसेंडिंग, सिग्मोइड, रेक्टम, रेक्टम के बाद जैसे यकीनन ये एनस है, यहाँ पे जैसे अपेंडिक्स है। ठीक है, तो ऐसी इलस्ट्रेशन आपके पास मौजूद है। बस आखिरी एक दो हेडिंग हम देखते हैं और उसके बाद जैसे सी बाय टुमारो आखिरी जैसे फंक्शंस ऑफ लार्ज इंटेस्टाइन के क्या फंक्शन है। जनरल या ब्रॉड कैटेगरीज में आप देखेंगे तीन जो बड़े फंक्शन हमारे एनटीबी में बताए गए, एसटीबी में नहीं है। एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग द फ्रॉम इन्फेक्शन। जैसे जैसे एब्जॉर्बिंग वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, वाट हमारे एसटीबी बुक के अंदर लिखा हुआ है वाटर एंड इनऑर्गेनिक आयंस हैं या साल्ट्स हैं, उनकी एब्जॉर्प्शन है। और एब्जॉर्प्शन ऑफ विटामिन्स, ये इसकी भी एब्जॉर्प्शन। नंबर 3, रिड्यूसिंग एसिडिटी एंड प्रोटेक्टिंग द फ्रॉम इन्फेक्शन। एसिडिटी की मीनिंग ये होती है जैसे हमारे जीआईटी के अंदर जैसे स्टमक तो होता ही, वहां पे HCl सीक्रेट होता है, काफी सारे उसकी कंटेंट्स है, एसिडिक मीडियम होता है, तो उसके के भी एक एसिडिटी होती है। उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए पैंक्रियाज में भी बाइकार्बोनेट प्रोड्यूस होते हैं, लिवर की बाइल जूस है उसमें भी बाइकार्बोनेट होते हैं, तो कुछ वहां पे न्यूट्रलाइजेशन होती है उस एसिडिक मीडियम की। मजीद जैसे आपको पता है कि यहाँ पे जो है और भी मजीद जैसे फर्दर फैटी एसिड्स वगैरह होते हैं, उनकी वजह से भी एसिडिटी हो सकती है। इसको न्यूट्रलाइज करने के लिए भी जैसे यकीनन ये लार्ज इंटेस्टाइन का पार्ट इंपॉर्टेंट होता है। और प्रोटेक्शन फ्रॉम इन्फेक्शन, क्योंकि यहाँ पे लार्ज इंटेस्टाइन के अंदर थिक जो म्यूकोजा होता है, थिक म्यूकोजा होता है, क्योंकि गट के अंदर हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट के अंदर जैसे हजारों की तादाद में जैसे बैक्टीरिया मौजूद होते हैं, पैथोजेनिक बैक्टीरिया भी होते हैं, कुछ फायदेमंद वाले सिम्बायोटिक बैक्टीरिया भी मौजूद हैं। ऐसे ना हो कि ये बैक्टीरिया देन जो है हमारी सर्कुलेशन में सेल्स में दाखिल हो, तो उनसे बचाने के लिए यहाँ पे जो है ये लार्ज इंटेस्टाइन का ये भी फंक्शन है, पैथोजेनिक बैक्टीरिया होंगे, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम इन्फेक्शन, उनसे बचाने। तो कल हम यहाँ से आगे इसको डिस्कस करेंगे लार्ज इंटेस्टाइन और